ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 25 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आजकल हम कर रहे हैं। और बेटे आज का ये जो लेक्चर है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट लेक्चर है कंसेप्ट वाइज। एक छोटा सा लेक्चर मैं लूंगा, लेक्चर 26, दैट इज फॉर प्रैक्टिस ऑफ ईपीक्यूज, सीबीक्यूज, वाइले, हॉक एंड ग्लेम। बिकॉज ये जो लेक्चर्स हैं स्पेसिफिकली मैं आपके लिए सीएमए यूएसए के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई बेटे कॉपी पेस्ट नहीं है। मतलब मैं, बिकॉज आई एम डूइंग सो मेनी कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स, तो मैंने सभी के लिए डेडिकेटेड अलग से लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा टीचर्स का, बड़े सारे टीचर्स हैं तो सेम सेम कॉपी पेस्ट मार दिए बेटे, उससे आपको एक्चुअल ओरिएंटेशन पता ही नहीं चलेगी। तो आइए जी जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें। हम आज बड़े प्यार से, ईमानदारी से लेक्चर नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनिट 4 कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को कर रहे हैं, और सेक्शन बी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस कर रहे हैं। मार्क्स वेटेज 20% है। एग्जामिनेशन में आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा बेटे, पार्ट 2 सेक्शन बी, और उस पार्ट 2 में 6 यूनिट्स हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी 100 मार्क्स। और मुझे ऐसा लगता है उस 100 में से 20-25 नंबर तो वर्किंग कैपिटल आना ही चाहिए। 6 यूनिट्स हैं, अगर आप डिवाइड करें तो वैसे भी 16 नंबर आता है। मुझे, मेरी फीलिंग आती है 20 to 25 मार्क्स का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से आएगा, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो मैं आजकल आपको करा रहा हूँ ना, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, 90% आप देखें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर रहे हो या लाइव देखें, कोई कराता ही नहीं है बेटे, बताता ही नहीं है। ये तो भूपेश आनंद है जो आपको, आई हैव गिवन यू द बेसिक कंसेप्ट। 26 लेक्चर लेना कोई आसान काम है क्या? चलिए जी रजिस्टर ओपन कर लें प्लीज, सभी के सभी बच्चे रजिस्टर ओपन करें। आज देख लीजिए, कसम है आपको अगर आपने रजिस्टर ओपन नहीं किया। लेक्चर 25, यूनिट 4 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस, मार्क्स वेटेज 20। एब्सोल्यूट मार्क्स भी कैलकुलेट कर दिए बेटे। 500 नंबर के पेपर में 20% निकाले तो 100 नंबर का आ गया। ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इसमें से। तो आइए, मैं भूपेश आनंद, इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि in working capital management basically we want to try to answer these two questions. The one is, question number 1 is, how much funds are required? How much funds are required? How much funds are required? कितने पैसों की जरूरत है फॉर वर्किंग कैपिटल? ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम where those funds can be procured। बस जी, बस 2 बातों को समझना है। और मैंने बताया था फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम 2 sources, because these funds are short term requirement, so I will be having short term financing। मेरे को बेटे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ही चाहिए। और उसके 2 सोर्सेज मैंने बताए थे आपको, एक वर्किंग कैपिटल और एक बताया था बेटे बैंक्स, अरेंजमेंट विद द बैंक्स एंड अदर देन बैंक्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद आपके साथ जो करने वाला हूं वो अदर देन बैंक्स की बातें करेंगे कि भाई बैंक के अलावा अगर आपको पैसे चाहिए हो तो कैसे मिल सकते हैं, फ्रॉम वेयर यू कैन प्रोक्योर दोज फंड्स, व्हाट आर दोज arrangements with the help of which you can get short term funds irrespective of banks. I am not considering banks here because in the last lecture number 24 I have considered different types of loans which can be given by a banking company to a client. We have discussed that. मैं आज के अपनी चर्चा में बस बेटे यही सोर्स कराने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म फंड कैन बी थ्रू बैंक्स और अदर देन बैंक्स। तो मैं आज सेकंड पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, उसको करा रहा हूं। तो आप अपना रजिस्टर तो ओपन कर ही चुके हैं, कमर सीधी करके बैठे हुए हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग थ्रू क्रेडिट अरेंजमेंट्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग थ्रू क्रेडिट अरेंजमेंट्स। अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं अदर देन बैंक्स, बैंक्स के अलावा, क्योंकि बैंक्स वाला तो हमने फर्स्ट क्लास 24th लेक्चर में कर ही लिया है। तो आपको मैं यहाँ पे 6 सोर्सेज बताऊंगा और
बड़ी प्यारी सी इंपॉर्टेंट सी है बेटे, ट्रेड क्रेडिट, रोजमर्रा की कहानी है। अक्रूड एक्सपेंसेस, रीपरचेज, फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स, रीपरचेज अरेंजमेंट्स एंड कमर्शियल पेपर करेंगे बेटे, पांचों की पांचों करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछेंगे। सो प्लीज राइट इट डाउन, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग थ्रू क्रेडिट अरेंजमेंट्स other than banks. First is trade credit. Second is accrued expenses. Third is factoring arrangements. Fourth is repurchase arrangements. repurchase arrangements देखेंगे बेटे क्या मीनिंग है, सभी का मीनिंग देखेंगे। यहां देखिए कहीं पे भी बैंक नहीं आ रहा, इसका मतलब आप फंड बिना बैंक के भी ले सकते हैं। नो डाउट बैंक इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स, बट विदाउट बैंक ऑल्सो वी कैन गेट सम वर्किंग कैपिटल फंड्स थ्रू दीज 5 सोर्सेस। ट्रेड क्रेडिट तो बेटे जाना पहचाना है। आज मैं आपको अपने जूस नोट से भी कराऊंगा और हॉक से भी कुछ कराने वाला हूं, इसलिए अगर आपके पास हॉक अभी है तो निकाल लीजिए, नहीं भी है तो बेटे कोई घबराने की बात नहीं है। वैसे ये जूस नोट्स हैं बेटे, हमने अपने ही क्वेश्चंस को अलग अलग कंसेप्ट में डिवाइड करके आपके सामने पेश किया बेटे और मिक्स कर दिया, बादाम रोगन बना दिया। इसको देखेंगे, जैसे मैंने कंसेप्ट नंबर 7 में इफेक्टिव कॉस्ट एंड कंपैरिजन ये लिखा है, तो इसके क्वेश्चंस 113 फिर इसके एक्सप्लेनेशन लिखी है। ये बात मैं करा ही चुका हूँ और हम करा ही रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बेटे। आज मैं हॉक भी इस्तेमाल करूँगा, अगर हॉक नहीं भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम एक छोटा सा एग्जांपल करना चाहते हैं, उसमें से करेंगे, तो आप टेंशन मत लेना बेटे, आपको बस बता दिया कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। आइए जी, आइए हम सब ईमानदारी से इसमें लिख रहे हैं ट्रेड क्रेडिट। जब आप कोई धंधा करते हैं, धंधा हाँ बिजनेस करते हैं, आप सप्लायर से गुड्स ले रहे हैं और अपने कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। जब आप अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, इट मीन्स वो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल्स बन जाते हैं। इट मीन्स आप कितना उधार देंगे, दैट वी हैव सीन इन रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। बट यू आर अ कंपनी, यू आर बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम योर सप्लायर्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो सप्लायर है आपको उधार दे दे। बेटे इस दुनिया में हम जो आगे देते हैं ना वही मिलता है। जब आप क्रेडिट दे रहे हो तो सप्लायर के लिए तो आप कस्टमर हो, तो क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि सप्लायर इज गिविंग क्रेडिट टू यू, सो दैट इज नेम्ड एज ट्रेड क्रेडिट। इट मीन्स मैंने सप्लायर से गुड्स खरीद ली, मैं मारुति सुजुकी हूँ, मैंने अपने डीलर्स को कार्स क्रेडिट में दी, तो वो डीलर्स मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल्स में आ जाएंगे। उनको कैसे मैनेज करना है, दैट विल कम इन अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। बट आई हैव बॉट मटेरियल सप्लायर बैटरीज फ्रॉम एक्साइड बैटरी। एक्साइड बैटरी मेरा सप्लायर है, किसका, मैं कौन, मैं सुजुकी। मैं सुजुकी कौन, मारुति सुजुकी। मेरी एक्साइड बैटरी से बैटरी आ रही है और एक्साइड वाले मेरे सप्लायर हैं एंड दे आर गिविंग मी क्रेडिट। तो बेटे वो जो उधार दे रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म सोर्स। आपको जो पैसे देने थे आपने नहीं दिए, आप कह रहे हैं जी दे देंगे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, आराम से दे देंगे। नाउ यू आर अ कस्टमर फॉर देम। इट मीन्स इफ यू आर अवेलिंग दैट क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर, इट विल बिकम ट्रेड पेबल, इट विल बिकम अ ट्रेड क्रेडिट। और अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पेबल। ये बात तो आपको पता ही है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ट्रेड क्रेडिट, क्रिएटेड व्हेन सप्लायर ग्रांट्स क्रेडिट ऑन परचेजर, क्रिएटेड व्हेन सप्लायर ग्रांट्स क्रेडिट ऑन परचेजर। और यहाँ पर लिख दीजिए सुजुकी, सुजुकी एक्साइड, एक्साइड बैटरी, बैटरी केस, केस स्टडी। आराम से बेटे, मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया सुजुकी एक्साइड बैटरी केस स्टडी, तो आपको ध्यान में रहेगा ना हमेशा कि भाई मैंने क्या बोला था उस समय। बस उस एग्जांपल को समझना, यू कैन इजीली गेट द आइडिया। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट, बेटे लार्जेस्ट सोर्स है जिसके अगेंस्ट हमें कुछ गिरवी नहीं देना, कुछ कोलेटरल में नहीं रखना, कुछ सूत नहीं देना, कोई इंटरेस्ट नहीं देना,
बेटे ये तो मोहब्बत है, हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस है, हमारी रिलेशनशिप है उस सप्लायर के साथ। मैनेजमेंट अकाउंटेंट मस्ट कंपेयर, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में बार बार पूछ रहे हैं, ये जो बात अब लिखी है मैंने। ठीक है, हमने कहा कि आप एज ए सप्लायर हैं, आपको सप्लायर क्रेडिट दे रहा है और आप उसको अवेल कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज समटाइम्स दैट सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट पॉलिसी। जैसे आप जब अकाउंट रिन्यूएबल्स कर रहे थे, अपने कस्टमर से जल्दी पैसे लेने के चक्कर में आपने उनको डिस्काउंट ऑफर्स दिए। बिल्कुल आज आपकी सिचुएशन चेंज हो गई है, आज आप कस्टमर हैं और वो जो सप्लायर है एक्साइड बैटरी, आपसे जल्दी पैसे लेने के लिए दैट एक्साइड बैटरी कैन गिव अ डिस्काउंट ऑफर टू देयर कस्टमर्स। एंड आई एम मारुति सुजुकी's management accountant. I am a management accountant and I am a customer of Excite Battery. And Excite Battery people, that company is offering me discount. So the point is I want to see that whether I should get that discount or not. बेटे कई बार आपको लगता है ना कि डिस्काउंट है तो आप लाइन लगा के सामान खरीद लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि आज ये उस प्राइस से कम प्राइस में मिल रहा है, इसका मतलब है ये डिस्काउंट में मिल रहा है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपसे यही बात करने वाला हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आपको 30 डेज का उधार मिला, अच्छी बात है, आप 30 डेज के बाद पैसे देना अच्छी बात है, बट एक्साइड बैटरी ये कहती है कि अगर आपने मुझे 10 दिन तक पैसे दे दिए तो मैं तुम्हारे को 2% का डिस्काउंट दे दूंगी। अब सवाल आता है कि टोटल क्रेडिट तो 30 डेज का है, 30 डेज के बाद देंगे, 29th डे में देंगे, अप टू 30th डे देंगे, तो मुझे कोई डिस्काउंट देने की ज़रूरत, आई विल नॉट गेट एनी डिस्काउंट एंड आई कैन पे अप टू 30th डे एज पर द क्रेडिट पॉलिसी, एज पर द क्रेडिट टर्म्स। But as per that credit terms, that company Excite is giving me a credit up discount that if you pay within 10 days, then you can get a discount that don't pay us this much percentage, let it be 100 rupees you have to pay us, और $100 जो तुम्हें हमें देने हैं, आप हमें $100 मत दो, आप 2% कम दे दो, क्योंकि हम आपको 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं, बट हमारी कंडीशन है कि आप हमें 10 दिन तक पैसे दे दो, या जो भी उनका पॉलिसी है। तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ दिस कंपनी ऑफ सुजुकी, आपको अब ये चेक करना है कि क्या वो डिस्काउंट लेना समझदारी है। अब वो डिपेंड करता है बड़ी सारी सिचुएशंस पे कि आपके पास वेदर यू हैव सरप्लस फंड्स और वेदर यू विल बोरो दैट फंड्स टू पे दैट। So I will want to calculate that how much is the discount, you know, how much is the cost, how much is the income which I will be realizing as a discount, which Excite is giving me. तो मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ किसका, सुजुकी का, तो मुझे वो चेक करना है कि मुझे वो बेनिफिट परसेंटेज कितना आ रहा है डिस्काउंट का, दैट इज नेम्ड एज इफेक्टिव बेनिफिट परसेंटेज। तो मैंने वही बात लिखी है, क्या लिखा है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट मस्ट कंपेयर टू अवेल डिस्काउंट और नॉट टू अवेल, और नॉट टू अवेल यहाँ पे लिख दिया जी मैंने, अवेल और टू नॉट टू अवेल, नॉट टू अवेल ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड क्रेडिट। ठीक है सर। अब इसके लिए ना बड़े बड़े फॉर्मूलेज गिवन है, हॉक में, ग्लेम में, वायले में, और बेटे में फॉर्मूले तो आपको पता ही है, लॉजिकली अगर आप याद करेंगे तो आप भूल भी जाएंगे अगर रटेंगे तो। मैं तो कहता हूँ कोई फॉर्मूला करने की ज़रूरत ही नहीं है, लिख दिया खाली आपको एक मन में तसल्ली के लिए। मैं अब आपको एक सिंपल सा जुगाड़ बताऊंगा, इंडियन जुगाड़। With the help of that, you can easily calculate that how much is the benefit percentage I will be getting if I avail discount. And if I do not avail discount, then this will be my loss, this will be my cost, this will be my foregone benefit. So it depends upon so many other factors which says that whether you should get that discount or not. But the first point is we should know how to calculate that discount percentage, effective discount percentage. मैंने क्या किया, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हॉक का। अ वेंडर ऑफर्स 2/10 नेट 30, मतलब वेंडर यहाँ पे कौन है, मान लेते हैं जी एक्साइड वाले हमारे वेंडर हैं, हम कौन है, हम मारुति सुजुकी। हमें ट्रेड डिस्काउंट किसके लिए निकालना है, मारुति सुजुकी के लिए। What is the cost of not taking discount? It means the benefit which I am getting, if I do not get that benefit, that is my cost. तो इनडायरेक्टली आपको वो बेनिफिट ही निकालना है।
अ वेंडर ऑफर्स 2/10 नेट 30, क्या मतलब वो 2/10 30 नेट 30 का। अब एक बच्चे को ना उसने ये क्लास ही नहीं करी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट की, उसको समझ ही नहीं आ रहा, मैं लेकिन समझाऊंगा। 2/10 नेट 30 का मतलब है कि आप अगर हमें पेमेंट 10 दिन में कर देते हो, 10 दिन में कर देते हो, बट नेचुरल है बेटे आप 10th डे ही तो पेमेंट करोगे। भाई अगर आपको मैं कहता हूँ 10 दिन तक कभी भी दे देना, तो पहले दिन तो दोगे नहीं। मैं मानूंगा यू आर ए प्रूडेंट कस्टमर, आप समझदार मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, यू विल पे इन द 10th डे। If you want to get the discount, you will pay in the 10th day, and you will not pay $100. If supposingly you have to pay me $100, you will not pay $100, rather $2 will be the discount, and you will pay me $98. मैं रिपीट करता हूँ, मैं भूपेश आनंद एक बार फिर कह रहा हूँ, डिस्काउंट पॉलिसी है 2/10 नेट 30। मैं अभी ये नहीं बता रहा कि कैसे निकालेंगे, मैं पहले मतलब समझा रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2/10 नेट 30। 2 मीन्स द रेट ऑफ डिस्काउंट, ये जो दिया होता है ना बेटे, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट। अमेरिका में भी यही होता है बेटे, इंडिया में भी यही होता है, लंदन में भी यही होता है। 10 का मतलब है पीरियड ऑफ डिस्काउंट। इट मीन्स इफ यू वांट टू अवेल दैट डिस्काउंट, you have to pay within this much period. And if you don't want to avail, if you do not want to avail, then you have to pay within 30th day. कहने का मतलब है कि अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आपको 20 दिन पहले पैसे देने पड़ेंगे नॉर्मल क्रेडिट पीरियड के। ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई टोटल क्रेडिट पीरियड हम 30 डेज का दे रहे हैं, आप अगर डिस्काउंट नहीं लेना चाह रहे हैं तो 30th डे के रात को दे दीजिए, अगर आप डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं तो 10th डे के रात को दे दीजिए। इसका मतलब 20 दिन पहले दे दीजिए। मतलब अगर आपको 100 रुपीज़ देने थे या $100 देने थे या 100 यूरोज देने थे, ठीक है, आप डिस्काउंट नहीं लेना चाह रहे तो आप यहाँ पर $100 ही दीजिए। But if you want to get the discount, then you can pay us $98, but you have to pay up to 10th day. So I want to find out as a management accountant of Suzuki that whether I should get this benefit or not. Now the point is, we always calculate benefit or cost in annual basis. बट ये जो क्रेडिट पॉलिसी या सप्लायर्स या ट्रेड क्रेडिट की बात करेंगे ना, ये आपको एनुअल बेसिस में नहीं दिया होगा, क्योंकि क्रेडिट पीरियड जो आपको मिल रहा है दैट इज बट नेचुरल लेस देन 12 मंथ्स। कोई घबराना नहीं है, जुगाड़ देखिए। मैंने कहा आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, $2 का, और आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, $2 का, और आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है, $98 की। इसका मतलब $2 का बेनिफिट मिल रहा है। और आपकी लागत कितनी है, आपकी आउटफ्लो कितनी है, आपकी पूंजी कितनी लग रही है, $98। इट मीन्स आई विल रिलेट $2 दैट इज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट with the amount of cash out. This is important, that you are getting $2 as discount, but your outflow is $98. So if I relate this, can you tell me how much will be the period of discount? That comes to 2/98 into 100, that comes to 2.04। बेटे 2.0408% है। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं है ना, बुद्धू मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए 2% का ही बेनिफिट है, बट समझदार मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए, जो मेरे से पढ़ाई कर रहा है वो समझदार है, उसके लिए बेनिफिट इज नॉट 2%, द बेनिफिट इज 2.04%, बिकॉज हिज इन्वेस्टमेंट इज $98 and he is getting a benefit of $2 if he pays 20 days earlier। 20 दिन पहले अगर देता है तो उसको 2.0408% का बेनिफिट होगा। मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ कि भाई हमने अभी अभी कैलकुलेट किया कि अगर वो 10 दिन में दे देता है तो उसको $2 का डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पर उसको $98 उसके चले जाएंगे, अगर नहीं देता तो यहाँ पर उसके $100 चले जाते।
तो हमने क्या किया, 2/98 इंटू 100 कैलकुलेट कर लिया कि भाई 20 दिन पहले अगर देता है पेमेंट तो उसको बेनिफिट कितना मिलेगा। ये बेटे कैलकुलेटर में अभी भी है 2.0408%, आराम से। इसका मतलब मैं अब ऐसे कहूं, बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट डिस्काउंट ऑलवेज इन पर एनम बेसिस, तो मैं ये कहता हूं कि भाई 20 दिन पहले अगर मैंने दे दिया तो मेरे को बेनिफिट मिला 2.0408%, because everything is to be annualized, everything has to be calculated in per annum basis. तो 360 days पहले अगर दे दिया तो मुझे बेनिफिट कितना मिलेगा, मैं उसको निकाल सकता हूँ। 360 इंटू 2.0408 डिवाइडेड बाय 20, that comes to 36.864। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं जी। 36.864 देखिए मैंने आंसर लिखा 36.73 और थोड़ी कैलकुलेशन के ऊपर हो गया, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर हम 365 डेज हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अब मैंने 360 लिए, कोई बात नहीं। आपको फॉर्मूला ही नहीं करना पड़ रहा, इतना भयानक सा फॉर्मूला है बेटे, आप खुद घबरा ही जाएंगे। आपको सीएम में यूएसए करना कहेंगे, नहीं करना, इतना भयानक सा फॉर्मूला है। बट इफ अब वहाँ पे क्योंकि 365 लिया ना मैंने, 360 लिया, तो आप 365 से करेंगे तो एक्यूरेट 36.73 ही आएगा। बेटे लॉजिक समझ लें, मैंने आपको वो जो चित्र बनाया, टाइमलाइन बनाई, आपको इनडायरेक्टली मैं वो लॉजिक बताना चाहता था कि कैसे आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अब एक बच्चा कहता सर इतने साल हो गए हमने पढ़ाई छोड़ दी, अब सीए में यूएसए में लॉजिक समझना, आपकी मर्जी, मत समझो। नॉलेज तो होगा तभी आप ऐसे टाइप और तभी एमसीक्यू क्वेश्चंस कर पाएंगे। फॉर्मूलेस कितने रट लोगे यार, क्या क्या रट क्या लोगे। चलिए जी, इस एग्जांपल को लिखिए सभी स्टूडेंट्स। अ वेंडर ऑफर्स 2/10 नेट 30, what is the cost of not taking discount? So if I calculate that discount in annualized term, and that will be the cost or that will be the benefit, एक ही बात है। तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। मैं आ गया जी सेकंड शॉर्ट टर्म फंड्स और सेकंड सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड अदर देन बैंक्स, दैट इज अक्रूड एक्सपेंसेस। बेटे आपको पता है एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट इन इंडिया यू हैव टू पे सैलरी आफ्टर अ मंथ एंड इन द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी आप लेट पे करते हैं, कई बार वेजेस लेट पे करते हैं, टैक्स भी एडवांस टैक्स होता है, यू पे इन इंस्टॉलमेंट्स। सो द पॉइंट इज, जो टैक्स आपने पहले कलेक्ट कर लिया या जो इनकम आपने पहले अर्न कर ली बट आप उसको अभी पे नहीं कर रहे, इट मीन्स आपका वो आउटफ्लो रिड्यूस हो गया, आपका वो आउटफ्लो लैग हो गया। इट मीन्स फॉर दैट मच पीरियड यू कैन यूज दोज फंड्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Supposedly your company is Maruti Suzuki and you have to pay $10 million as tax, but that has to be paid in equal installments, in 4 equal installments, and it means you can utilize that 10 million dollars, you know, for 3 months and you can earn some that interest, or that is a short term fund। तो बेटे वही लिखा है, एक्सपेंसेस फॉर्म्स वंस बट हैज एक्सपेंसेस फॉर्म ओस। इसका मतलब जो पैसे देने हैं, हमारी देनदारी है, बट हैज नॉट येट बीन पेड, बट हमने उनको पे नहीं किया। अक्रूड वेजेस, अक्रूड टैक्सेस, स्पॉन्टेनियस सोर्सेस ऑफ इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने कहा अक्रूड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस फॉर्म ओस बट हैज नॉट येट बीन पेड। अक्रूड वेजेस, अक्रूड टैक्सेस, स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस। ठीक है जी, मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में, रीपरचेज अरेंजमेंट्स। बस बेटे 5-6 मिनट में क्लास ही खत्म होने वाली है। एक बच्चा खुश हो गया, उसने कहा क्लास खत्म होने वाली है, हाँ ये लास्ट लेक्चर है और अभी 10 मिनट के अंदर क्लास खत्म हो जाएगी। बड़ी जो लास्ट के 3-4 मिनट है ना, दीज आर वेरी प्रीशियस, बिकॉज द 2 सोर्सेज विच आई विल बी गोइंग टू डिस्कस आपके एग्जामिनेशन में
बार बार पूछा हुआ है। रीपरचेज अरेंजमेंट्स और एक फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स, दो कराने बेटे, कमर्शियल पेपर आप पहले ही कर चुके हैं, तो मुझे बताना है रीपरचेज अरेंजमेंट और एक बताना है फैक्टरिंग अरेंजमेंट। बेटे यकीन मानिए दोनों इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। रीपरचेज अरेंजमेंट क्या होते हैं भाई? आपके पास एक एसेट है, ठीक है जी, आप कौन? आप रामलाल हैं, आपके पास एक एसेट पड़ा हुआ है घर में, मान लेते हैं वो आपने एक भले जमाने में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदी थी, बट उसकी अभी मैच्योरिटी डेट नहीं आई, मैच्योरिटी डेट अभी 10 साल बाद आएगी, ठीक है जी। अब आपको 2-3 साल हो ही चुके हैं ये लिए हुए, 3 साल हो गए, अभी 7 साल बाद मैच्योरिटी होगी, क्योंकि 10 साल के लिए तो 7 साल और रुकना पड़ेगा। अचानक आफ्टर कोविड-19 आपको कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी, पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो। आपके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज तो पड़ी हुई हैं, बट उससे पैसे अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहे, क्योंकि आपको मैच्योरिटी 10 साल बाद होगी। फॉर दैट यू हैव टू वेट अप टू 7 years। तो आपने क्या किया? आपने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिस डीलर से ली थी या जिस ओनर से ली थी, उसके पास गए और रोना शुरू कर दिया, लुट गया लुट गया लुट गया, मर गया मर गया मर गया, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, आज ये लो तुम्हारे को मैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देता हूँ। डीलर कहता है भाई मुझे क्यों ज़रूरत है, मुझे नहीं चाहिए। कहता है अच्छा तुम्हें नहीं चाहिए ना, तुम मेरे से आज मैं तुम्हारे को सस्ते में बेच देता हूँ और मैं तुम्हारे से यही सिक्योरिटीज महंगे में खरीद लूँगा कुछ पीरियड के बाद। मैं रिपीट करता हूँ, रामलाल डीलर को या बायर को या जिसको भी ओनर को ये कह रहा है कि आप प्लीज़ मेरे से ना ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ ले लो और इसके बदले में मुझे थोड़ा सा लोन दे दो, मैं तुम्हारे को ये सिक्योरिटीज़ बेच रहा हूँ, गिरवी नहीं रख रहा, सेल ही कर रहा हूँ। बट वो कहता है यार मैं पैसों तो तुझे दे देता हूँ, लेकिन मैंने खरीदी नहीं है, मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो फिर रामलाल ये कहता है यार तुम टेंशन मत लो, मेरे से तुम आज परचेज कर लो, मैं कुछ पीरियड के बाद यही सिक्योरिटीज तुम्हारे से रीपरचेज कर लूंगा, बट आज मेरी मदद कर दो। इट मीन्स रामलाल wants to enter with repurchase arrangement with that dealer। लॉजिक है बेटे, सिंपल है। अब होगा क्या कि रामलाल, मान लेते हैं रामलाल की ये सिक्योरिटीज $1,00,000 की हैं, तो रामलाल इस डीलर को $70,000 में बेच देगा और इससे कुछ पैसे एडवांस में ले लेगा, $70,000 ही ले लेगा मान लो, और रामलाल कुछ पीरियड में इनको जो उसने सेल की थी उनको रीपरचेज कर लेगा, मान लेते हैं $80,000 में रीपरचेज कर लेगा। इसका मतलब $70,000 में उसने सेल किया और उसने रीपरचेज किया $80,000 में। इट मींस द डिफरेंस इज ऑफ $10,000। आराम से बैठे। नाउ दिस इज इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर रामलाल and this is interest income in absolute rupees for that dealer, and this arrangement between Ramlal and dealer, as per which firstly the securities will be sold by Ramlal to that dealer, and after some period the securities will be repurchased by Ramlal from that dealer, is named as repurchase arrangement। तो आइए हम उसी अरेंजमेंट की बात करेंगे, लिखेंगे बेटे, मुझे पता है आपको समझ आ गया है, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं तो मैं चाहता हूं कि 1-2 लाइनें लिख लेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे जूस नोट्स में मैंने इसकी बड़ी प्यारी सी थ्योरी दी हुई है, अभी देखेंगे। पहले आप लिख लें सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा, यहाँ लिख लें रामलाल सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आप मान लें यहाँ लिख लें रामलाल, क्या दिक्कत है रामलाल, मैंने एग्जांपल दिया ना बेटे रामलाल, तो आप लिख लीजिए रामलाल। बायर डीलर और ओनर,
बाय नहीं होना चाहिए बेटे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल ऑफ गवर्नमेंट टू अ डीलर और ओनर हु एग्रीज टू रीपरचेज। हु कौन है यहाँ पे? रामलाल। रामलाल agrees to repurchase those securities at a specific price and at a specific time. A short-term loan made to the seller of the securities. बेटे सारी बातें आपको बता दी। The difference between sale price, the price at which Ramlal has sold. मैंने अपने एग्जाम्पल में मैंने इसको $70,000 माना और इसको माना $80,000. So the difference is $10,000. That $10,000 difference is interest income. किसके लिए? डीलर के लिए वो $10,000 इंटरेस्ट इनकम है और रामलाल के लिए वो खर्चा है। इट मीन्स इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड। नाउ यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज। यू कैन गेट फाइनेंस फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज। सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू विल कंपेयर ईच एंड एवरी सोर्स और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे। ठीक है जी। तो मैं आज के इस लेक्चर के लास्ट पॉइंट पे आ गया हूँ बेटे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, जितने भी स्टार्स लगाऊंगा बड़े इंपॉर्टेंट है बेटे। कमर्शियल पेपर तो आपको मैंने बताया था ना, इन्फोसिस का एग्जांपल दिया था, अपोलो टायर का लिया था, दैट यू कैन गेट फंड्स थ्रू कमर्शियल पेपर ऑल्सो। So if you are a management accountant of Apollo Tyres and you require fund for short term period, then you can get, and you have a good credibility, then you can get that fund by entering into agreement and signing that paper with Infosys. तो Infosys Apollo Tyre की केस स्टडी में कमर्शियल पेपर बताया था। उस दिन ये बताया था कि आप Infosys हैं और आपको अपने पैसे सरप्लस पैसे कहीं इन्वेस्ट करने हैं तो आप कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आज ये फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप अपोलो टायर के पॉइंट से पढ़ सकते हैं इसको। अपोलो टायर के पॉइंट से यू कैन थिंक इट दैट इफ यू वांट टू गेट फंड्स थ्रू शॉर्ट टर्म फंड्स देन यू कैन गो फॉर कमर्शियल पेपर बोरोइंग्स थ्रू इन्फोसिस। तो आप समझ रहे हैं। अब ये बात तभी समझ आएगी जब आपने वो मेरा लेक्चर मार्केटेबल सिक्योरिटीज का अटेंड किया होगा। अब आप बीच बीच के लेक्चर अटेंड करेंगे तो कैसे समझ आएगा बेटे? बेटे ये 26 लेक्चर की पूरी श्रृंखला आपको अटेंड करनी है। यकीन मानिए आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। मैंने रियल केस स्टडीज, गूगल बाबा, विकीपीडिया, गाने, पता नहीं क्या क्या ड्रामे करे। अब मैं आ गया जी फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स में। लेकिन फैक्टरिंग अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जो मैं आपको क्या बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि फैक्टरिंग अरेंजमेंट एक्चुअली में है क्या। लो जी मैं आ गया जी, मैं आ गया फैक्टरिंग अरेंजमेंट में। आपके लिए मैंने फॉन्ट भी बड़े कर दिए और मैंने क्योंकि बड़ी सारी बुक्स बनाई हुई हैं बेटे, तो मैं आज आपके सामने एक चित्र लेकर आ रहा हूँ। इस चित्र से आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि एक्चुअली में फैक्टरिंग है क्या। ठीक है जी। ये मैंने फैक्टरिंग का आपके सामने एक फोटो रखी है और इसमें नंबरिंग भी किया मैंने कि भैया इसकी नंबरिंग 1 है, ये देखो, फिर ये 2 नंबरिंग है, फिर ये 3 नंबरिंग है। अब ये इसके बाद कहाँ गया 4 बेटे? ये 4 है, ये 5 है जी, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। आराम से मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का फैक्टरिंग अरेंजमेंट बताने जा रहा हूँ। बट इसकी कॉस्ट निकालने से पहले यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग। आप हॉक देख लें, ग्लेम देख लें, वायले देख लें, फैक्टरिंग को उन्होंने बड़े प्यार से एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैंने अब अपनी बुक यूज़ की विद हेल्प ऑफ दैट बुक, विद हेल्प ऑफ दैट डायग्राम। आज वो बुक नहीं भी है कोई बात, जूस नोट्स में मैंने ये फॉर्म मेरे को डायग्राम डालना चाहिए था, नहीं डाला, आप अभी देख लीजिए। इसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट। बेटे आपने बार्कलेस फाइनेंस का नाम सुना है, आपने मुथ्थू फाइनेंस का नाम सुना है, आपने जेनपैक का नाम सुना है, या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का नाम सुना है। बेटे होता क्या है एक्चुअली में कि ये जो मुथ्थू फाइनेंस है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मुथ्थू फाइनेंस एक बड़ी धनी कंपनी है, इनके पास पैसे हैं। ये क्या करते हैं बेटे, कई बार दलाली का काम भी करते हैं। अभी बच्चा हंसने लग गया, दलाली का काम। हाँ, अज्यूम कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके सामने कि ब्रिटानिया ब्रेड एक कंपनी है। ब्रिटानिया ब्रेड बनाती है, बिस्किट बनाती है, केक्स बनाती है और पूरी दुनिया में, इंडिया में सेल करती है। इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी।
अब ब्रिटानिया ब्रेड अपने कस्टमर्स को उधार देती है 2 महीने का, क्योंकि उनके कस्टमर्स रेगुलरली, उनके डीलर्स उनसे ब्रेड लेते हैं, केक्स लेते हैं, बिस्किट्स लेते हैं। तो ब्रिटानिया ब्रेड अपने कस्टमर्स को 2 महीने का उधार देती है। इसका मतलब ब्रिटानिया ब्रेड को ये पैसे 2 महीने के बाद मिलेंगे, जो उसके कस्टमर्स हैं वो देंगे। एंड बिकॉज दे आर फॉलोइंग दिस ट्रेडिशन फ्रॉम लास्ट 20, 30, 50 years, so they have to maintain this tradition, and Britannia breads will be getting this money after 2 months from their customers. But ब्रिटानिया ब्रेड्स को अगर पैसे थोड़े से जल्दी रिक्वायरमेंट है, 60 दिन के बाद तो मिल ही जाएंगे, बट ब्रिटानिया ब्रेड को लगता है यार हमें ना पैसे जल्दी चाहिए, अब हम उधार तो देना बंद नहीं कर सकते, बट स्टिल वी रिक्वायर फंड्स क्विकली। तो ब्रिटानिया ब्रेड का मैनेजमेंट अकाउंटेंट विल गो टू मुथ्थू फाइनेंस, और मुथ्थू फाइनेंस को सारी बातें बताएगा, ऐसे 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 ऐसे। क्या बताएगा? भाई हमें उनसे पैसे लेने, हमने उनको उधार में बेचा है, 2 महीने के बाद पैसे मिलेंगे, बड़े अच्छे कस्टमर्स हैं, हम अभी पैसे चाहते हैं। तो मुथ्थू फाइनेंस का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा, आपको अगर पैसे अभी दे दे और आपसे एक एग्रीमेंट कर ले कि आप हमें रिसीवेबल्स बेच दो, हम डायरेक्टली उन कस्टमर से 2 महीने के बाद पैसे ले लेंगे, या उन कस्टमर्स को कह दे कि भाई पैसे आप हमें दे देना, अब आप ब्रिटानिया ब्रेड्स को मत देना। कौन कह रहा है? मुथ्थू फाइनेंस। इसका मतलब मुथ्थू फाइनेंस एक तो एग्रीमेंट कर रहा है ब्रिटानिया ब्रेड से कि भाई ये रिसीवेबल्स आप हमें दे दो, हमें बेच दो। मान लेते हैं $10 लाख, $1 मिलियन ब्रिटानिया ब्रेड को अपने कस्टमर से लेना है, which Britannia bread will be getting after 2 months. But if Britannia bread wants to have fund now, then Britannia bread sell those receivables to Muthoot Finance today, in the beginning, in the T0, and enter into an agreement with Muthoot Finance that Muthoot Finance will pay advance to Britannia breads. That is at T0 or T1 to Britannia breads, and Muthoot Finance will get the funds from customers after 60th day. Now customers will directly pay to Muthoot Finance. मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं कहूँगा मुथ्थू हाँ, मुथ्थू फाइनेंस एक दलाल है, एक फैक्टर है, और जो अरेंजमेंट उस मुथ्थू का ब्रिटानिया से हुआ उसका नाम है फैक्टरिंग अरेंजमेंट। I repeat, the arrangement between Muthoot and Britannia breads, that is factoring arrangement, and Muthoot Finance is working as a dalal, as a dalla, as a factor. It means Muthoot Finance is giving money in advance to Britannia. अब आप ये बताइए, वो अगर पहले पैसे दे रहा है तो इस चीज के वो कुछ कॉस्ट लेगा ब्रिटानिया से या नहीं लेगा? लेगा बेटे, क्यों नहीं लेगा? इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता। आपने अगर वीडियो लेक्चर यूट्यूब में फ्री में देख रहे हैं तो सारे लेक्चर थोड़ी होंगे फ्री में। बेटे हमारा यूट्यूब प्राइम भी है, हमारा गूगल ड्राइव भी है, हमारी ऐप भी है, हमारे पास और भी बड़ी सारी चीजें हम तो सेल करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में CMA USA के हमारे लेक्चर सेल हो रहे हैं, बिकॉज वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स CMA USA पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इट मीन्स वो जो मुथ्थू फाइनेंस है will charge something from Britannia breads that is named as factor expenses. So as a management accountant of Britannia bread, you have a source of fund. If you enter into arrangement with Muthoot Finance, you can get a short term fund from Muthoot on your receivables by selling your receivables. अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन छोटे छोटे आएंगी, वो देखेंगे, उसकी टेंशन छोड़ दो। मोटा मोटी क्या आपको ये बात समझ आ गई है? तो बेटे यहाँ देखिए ध्यान से, ये ब्रिटानिया ब्रेड्स है। मैं रंग बदल देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है जी, ब्रिटानिया ब्रेड्स। ये है बेटे मुथ्थू फाइनेंस। अच्छा सॉरी,
बेटे मेरी गलती है बेटे, ये कस्टमर है, ये कस्टमर्स हैं ब्रिटानिया ब्रेड्स के, सॉरी सर मेरी गलती है। दीज आर कस्टमर्स ऑफ ब्रिटानिया ब्रेड्स। बेटे ये बड़े सारे कस्टमर्स हैं ब्रिटानिया ब्रेड के, और ये ब्रिटानिया ब्रेड्स हैं। तो पहला केस देखिए, पहला पॉइंट देखिए, जो कस्टमर्स हैं ब्रिटानिया ब्रेड्स के, उन्होंने ब्रिटानिया ब्रेड को ऑर्डर दिया कि भाई हमें ब्रेड दे दो, हमें बिस्किट दे दो, हमें केक दे दो, हमें ये दे दो, क्योंकि लॉकडाउन होने वाला है। पॉइंट नंबर 1 तो समझ आ गया। सेकंड पॉइंट में अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रिटानिया ब्रेड को पता है कि वो क्रेडिट देगी 2 महीने का, क्योंकि ट्रेडिशन चल रहा है 2 महीने का, और ये कस्टमर्स मानेंगे नहीं और उनको पैसे जल्दी चाहिए। तो ब्रिटानिया ब्रेड क्या करेगी, मुथ्थू फाइनेंस के पास जाएगी। मैंने हिंदी में लिख दिया मुथ्थू फाइनेंस। सेकंड पॉइंट देखिए, ब्रिटानिया ब्रेड भागती हुई गई मुथ्थू के पास, कहने लगी है मुथ्थू हम ना अपने कस्टमर्स को ना 2 महीने का ना उधार दे रहे हैं, बट हमें ना पैसे ना 2 महीने के बाद मिलेंगे, बट हम ना तुम्हें अभी ये सेल बिल्स इनवॉइसेस सेल कर देंगे, तो क्या तुम हमें अभी पैसे दे दोगे? अगर दोगे तो कितने दोगे? कौन कह रहा है? ब्रिटानिया ब्रेड्स। किसको कह रही है? मुथ्थू फाइनेंस को। अब मुथ्थू फाइनेंस क्या करेगा, उन कस्टमर्स का एनालिसिस करेगा, अकाउंट्स रिसीवेबल्स एनालिसिस करेगा पास हिस्ट्री के रिकॉर्ड से, कि भाई वो कस्टमर्स कहीं भाग तो नहीं जाएंगे, कहीं गुंडे तो नहीं है, चोर तो नहीं है, पता चला भागी गए नेपाल पाकिस्तानी चले गए। कौन चेक कर रहा है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। किसका? मुथ्थू का। किसके कौन से कस्टमर्स चेक कर रहा है? ब्रिटानिया के। क्यों? क्योंकि मुथ्थू को उन्हीं कस्टमर्स के वैलिडिटी के ऊपर, रिलायबिलिटी के ऊपर पैसे आज एडवांस में देने हैं ब्रिटानिया को। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट समझ आ गया। थर्ड में आ गए जी। अब मुथ्थू कहता ठीक है तुम दे दो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। थर्ड में देखिए, डेटर डिलीवर्स गुड्स एंड इनवॉइस विद इनवॉइस टू पे टू द फैक्टर। तो अब क्या हुआ थर्ड पॉइंट में, ब्रिटानिया ब्रेड्स ने वो वाला सामान, वो ब्रेड्स, वो बिस्किट्स, वो केक्स जो $10 लाख के थे, बेच दिए। किसको? अपने कस्टमर्स को। और अपने कस्टमर्स को ये इंटीमेट कर दिया कि भाई 2 महीने के बाद पैसे हमें मत देना, मुथ्थू को दे देना। और वही इनवॉइस की कॉपी ब्रिटानिया ब्रेड्स ने मुथ्थू को भी दे दी। वो किस तरह से मैं बता रहा हूँ, आप बात समझ, पिक्चर बनाइए पूरे माइंड में। ब्रिटानिया ब्रेड्स ने थर्ड पॉइंट में क्या किया, बिस्किट्स को, केक्स को बेच दिया और वही कॉपी मुथ्थू को दे दी। देखिए फोर्थ पॉइंट में देखिए, सेंड इनवॉइस कॉपी। किसको? मुथ्थू को। अब बताइए मुथ्थू क्या करेगा? मुथ्थू ने जो पहले से लिमिट फिक्स की है, बेटे वो 100% पैसे थोड़ी दे देगा ब्रिटानिया ब्रेड्स को, क्योंकि उसमें उसकी कॉस्ट भी है, उसका रिस्क भी है। क्या पता कल वो पैसे ना दे कस्टमर्स। तो फैक्टरिंग अरेंजमेंट 2 तरह का हो सकता है, एक को बोलते हैं विद रिकोर्स और एक को बोलते हैं विदाउट रिकोर्स। वो भी देखेंगे, अभी उस चर्चा में छोड़ दीजिए, पहले मोटा मोटी बात समझ आ जाएगी तो फिर तो हम डिटेल में भी जा सकते हैं। तो मुथ्थू फाइनेंस मान लेते हैं उसने पहले से एग्रीमेंट किया हुआ है ब्रिटानिया ब्रेड से कि हम 70% ऑफ द बिल आपको एडवांस में दे देंगे और बाकी पैसे 60 दिन के बाद देंगे, जब हमें पैसे मिलेंगे हम अपने कॉस्ट वॉस्ट लेस करके बैलेंस पैसे तुम्हें दे देंगे। एक बच्चा सो रहा है इसलिए मैं थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। तो $7 लाख कौन दे रहा है? 80% लिखा तो चलिए, $8 लाख कौन दे रहा है? मुथ्थू। किसको? ब्रिटानिया ब्रेड्स को। कब दे रहा है? शुरू में ही। समय बीतने लगा बेटे, 60 दिन बीते, पता नहीं कैसे चल गए। आपकी लाइफ देखी 10 साल 15 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। आज आप CMA USA कर रहे हैं। 60 डेज के बाद, आफ्टर 60 डेज मुथ्थू को पैसे कस्टमर से मिल जाएंगे। कितने? $10 लाख। और मुथ्थू ने ऑलरेडी $8 लाख तो ब्रिटानिया ब्रेड को दिए, तो $2 लाख ज्यादा मिल गए ना मुथ्थू को। तो मुथ्थू फाइनेंस क्या करेगा?
अपना अपना मुनाफा, अपना खर्चा, अपनी कॉस्ट लेस कर देगा उस $2 लाख में से, और बैलेंस पैसे मुथ्थू फाइनेंस ब्रिटानिया ब्रेड के मैनेजमेंट अकाउंटेंट को दे देगा। भाई ले 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 बेटे। एक इस डायग्राम से आपके माइंड में एक पिक्चर तो बन गई कि भाई मुथ्थू फाइनेंस कौन है, ब्रिटानिया ब्रेड कौन है, स्टेप्स क्या है, 1 2 3 क्या है, कैसे करते हैं। बस अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये बताने वाला हूँ कि फैक्टर इस ब्रिटानिया ब्रेड से, है ना, फैक्टर इस ब्रिटानिया ब्रेड से कुछ खर्चे लेगा, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट। What is the effective cost? If I go with factor agreement, then how much is the effective cost which I have to pay as a management accountant of Britannia Bread, because I have to compare the cost of each source। बेटे वही निकालना बस। तो फैक्टर 3 तरह की चीजें लेगा, 3 कॉस्ट लेगा। किससे? ब्रिटानिया ब्रेड से। उसको देख लेते हैं, उसको लिखना है थोड़ा सा। आइए बेटे आइए, आराम से फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स में आ जाइए। बस बेटे 1 2 बातें लिखनी है। इट इज गवर्न्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फैक्टर एंड सेलर ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे केस में था मुथ्थू फाइनेंस, और यहाँ था ब्रिटानिया ब्रेड्स। आराम से बेटे देखो, 3 things can reduce the amount of money that is actually received from factor। मैं रिपीट करता हूं सर, 3 बातें हैं जो ब्रिटानिया ब्रेड्स को पैसे मिलने हैं उसको रिड्यूस कर सकता है। वो 3 बातें समझनी है। क्या क्या वो 3 बातें? भाई एक तो मुथ्थू फाइनेंस फीस चार्ज करेगा ब्रिटानिया ब्रेड से, उसको बोलते हैं फैक्टर्स फीस। एक मुथ्थू फाइनेंस ब्रिटानिया ब्रेड से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और एक मुथ्थू फाइनेंस अगर रिस्क हो गया, है ना भाई, अगर उसको लगता है मुथ्थू फाइनेंस को कि भाई सारे पैसे तो देंगे नहीं, कुछ कस्टमर्स हरामी से लग रहे हैं, तो वो पैसे उनके नहीं देगा। जैसे हमने यहाँ पे 80% पैसे बोले, तो 20% उसको लग रहा था बड़े हरामी है वो कस्टमर्स, नहीं पैसे देंगे उसको। तो भाई इसका मतलब ब्रिटानिया ब्रेड्स को $10 लाख थोड़ी मिले भाई, 20% तो वही कम हो गए, $2 लाख तो वही कम हो गए, $8 लाख। एक्चुअली में $1 लाख भी नहीं मिले ब्रिटानिया ब्रेड्स को, क्योंकि इसमें से भी 2 तरह के खर्चे अभी और लेस होंगे। एक फैक्टर फीस लेस होगी और एक इंटरेस्ट चार्ज भी लेस होगा। बैलेंस जो बचेगा दैट विल बी रिसीव्ड बाय ब्रिटानिया ब्रेड्स। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। देखो ढीले होकर तो बैठना नहीं, लेट के पढ़ना नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से। इस समय आप ये समझ लीजिए बड़ी गहरी बात चल रही है, आने वाले 2 मिनट प्रीशियस हैं। किस तरह से मेरे केस स्टडी लेकर आपके माइंड में बताने की कोशिश की, जरा कंपेयर तो कर लो यार किसी और का लेक्चर मेरे लेक्चर के साथ। पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आपको हल्का सा भी लगा कि मेरे को समझ नहीं आया। बेटे भूपेश आनंद पढ़ाए और आपको समझ ना आए, हो ही नहीं सकता। क्वेश्चंस सीएमए के हमारे बुक से ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू हैव टू डू, बस प्रैक्टिस करनी है जो मैंने कहा। तो आपको ये अमाउंट कैलकुलेट करना है, इसको हम देखेंगे। और उससे पहले एक बात छोटी सी समझ लें कि फैक्टरिंग अरेंजमेंट 2 तरह के हो सकते हैं, एक विदाउट रिकोर्स और एक विद रिकोर्स। विद रिकोर्स का मतलब है कंपनी सेलिंग द रिसीवेबल्स रिटेन द क्रेडिट लॉस रिस्क। मतलब ब्रिटानिया ब्रेड कहती है कि भाई अगर किसी बंदे ने पैसे नहीं दिए ना, तो वो खर्चा मेरा है, वो नुकसान मेरा है, तुम्हारा नहीं है मुथ्थू। इसको हम बोलेंगे, इस टाइप ऑफ एग्रीमेंट को बोलेंगे विद रिकोर्स। बट अगर ब्रिटानिया ब्रेड मुथ्थू को ये कहती है, ए मुथ्थू बात सुन, चाहे पैसे मिले या ना मिले, खर्चा मुनाफा जो कुछ है वो तेरा है, इसको बोलते हैं विदाउट रिकोर्स। बेटे पेपर में आया हुआ है, तो आपको अगर बेसिकली इसका मीनिंग समझ आ गया ना जो मैंने हिंदी में बताया, मजा आ जाएगा। आइए
अब हम लास्ट पॉइंट में चल रहे हैं और हॉक का एक क्वेश्चन देख के कोशिश कर रहे हैं कि हॉक कहना क्या चाह रहा है भाई, हॉक कहना क्या चाह रहा है, उसने क्यों इतने बड़े बड़े फॉर्मूलेज लिख दिए। बेटे देखो कितने बड़े बड़े फॉर्मूलेज लिख रहा है, वो समझाना पता नहीं क्या चाह रहा है। ये देखो, नहीं बेटे हमने इतने बड़े बड़े फॉर्मूलेज नहीं करने ना बेटे, नहीं करेंगे, हम लॉजिक समझेंगे बेटे। क्या ये फेस वैल्यू, ये प्रोसीड्स ऑफ द सेलर, नहीं बेटा। आओ अब बिना इसके सीधा एग्जांपल में आते हैं और आपको समझ आ जाएगा, यकीन इस बात का, गारंटी है बेटे। द फैक्टर चार्जेस, मतलब मुथ्थू चार्जेस 4% फैक्टर फीस। बेटा फैक्टर फीस क्या होती है, जैसे आप लोन के लिए एग्रीमेंट, लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना कि 10 लाख का लोन लेना है, तो प्रोसेसिंग चार्ज 10 लाख के ऊपर लगेंगे, बट आपको लोन सैंक्शन हुआ 8 लाख का, तो इंटरेस्ट चार्ज जो बैंकर्स हैं वो आपसे 8 लाख के ऊपर लेंगे। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस व्हिच जनरली बैंक imposes on you. One is the processing charge, that is on the loan application, and second is the interest charge, that is on the amount sanctioned. Similarly, in case of factoring arrangement, there are two types. 10 lakh is the total amount of bill, receivables amount bill, which Britannia Bread is giving to that Muthoot Finance. But Muthoot Finance is not giving 10 lakhs, rather they are giving less than that. But the point is, the actual amount which they are giving, on that they will charge interest, but on the total amount of receivables they will charge factor fees. तो देखिए क्या लिखा है, plus 12% interest at all the monies that are advanced to the seller. बड़ी सिंपल सी बात है जी, इंटरेस्ट तो उसी के ऊपर होता है जितने पैसे दिए, ठीक है। The factor thus also holds back 7% of the potential sales returns, ठीक है जी। वो कहता है ये सेल्स रिटर्न आएगा 7% तुम्हें रखना पड़ेगा, या बैड डेट्स होंगे तो 7% रखना पड़ेगा, विद रिकोर्स है। द रिसीवेबल्स आर बीइंग सोल्ड विदाउट रिकोर्स, इसका मतलब द बैलेंस अमाउंट, इफ एनी रिटर्न विल बी देयर, देन दैट हैज टू बी केप्ट बाय ब्रिटानिया ब्रेड्स। द रिसीवेबल्स बीइंग सोल्ड टोटल $1,50,000 एंड एवरेज कस्टमर्स कलेक्टिंग टाइम इज 120 days। 120 दिन में पैसे दे देते हैं। इसका मतलब मुथ्थू फाइनेंस ब्रिटानिया ब्रेड्स को 120 दिन के लिए फंड्स दे रहा है, क्योंकि मुथ्थू को तो 120 दिन के बाद कस्टमर से मिल ही जाने, ठीक है जी। और अगर कोई गुड्स वापस की तो मुथ्थू ब्रिटानिया को दे देगा। बैलेंस, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स व्हिच इज बीइंग रिसीव्ड बाय ब्रिटानिया, बस ये निकालना है। बड़े बड़े फॉर्मूलेज बता दिए, कुछ नहीं करना। देखो जी सीधी सी बात, 1.5 लाख रुपए टोटल बिल का अमाउंट है, सीधी सी बात है। मुथ्थू कह रहा है कि मैं 7% तो तुम्हारे को दूंगा ही नहीं, तो निकाल लो भैया $1,50,000 का 7% कितना आता है, $1,50,000 का 7% कितना आता है, दैट कम्स टू 10,500। ये आ गया बेटा 7%, किसका, इसका। फिर वो कहता है जी 4% तो मैं तुम्हारे से फैक्टर की फीस ले लूंगा, प्रोसेसिंग चार्ज है, और वो टोटल के ऊपर लगता है, तो निकाल लो जी 4%, 1.5 लाख का कितना आता है जी, 1.5 लाख का 4% निकालें तो ये $6,000 आता है जी। आराम से 0.04 इसके ऊपर निकाल लो। इसका मतलब उसको पैसे 1,33,500 रुपए नहीं मिले, अभी वो इंटरेस्ट भी ले रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट इज ओनली टू बी चार्ज ऑन द अमाउंट बीइंग एडवांस्ड और गिवन बाय द मुथ्थू टू ब्रिटानिया। तो 1,33,500 के ऊपर आप लगाइए, 1,33,500 के ऊपर 12% का ब्याज, और बेटे 120 दिन के बाद तो मिल ही जाएंगे। तो 120 दिन का इंटरेस्ट कितना आता है बेटे, बड़ा सिंपल है, 1,33,500 इंटू 12% is equal to this into 120 upon 360, that comes to 5,340। ये देख लीजिए करके दिखाया। It means cash available to Britannia Breads is 1,28,160। इसके लिए बड़े बड़े कैलकुलेटर्स, बड़े बड़े फॉर्मूलेज, बड़े बड़ी लॉजिक्स, बड़ी बड़ी थ्योरी दे दी। क्या बात करते हो यार, भूपेश आनंद हो तो ऐसा हुआ क्या? चाहे अमेरिकन कोर्स हो चाहे लंदन का कोर्स हो, भूपेश आनंद अपने लॉजिक से बताएगा और आपको बिल्कुल समझ आएगा।
तो मैंने आपको फैक्टरिंग अरेंजमेंट बताया, मैंने आपको उसके बाद रिकोर्स का बताया, विदाउट रिकोर्स का बताया, फिर मैंने आपको बताया फैक्टर का फीस का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग चार्ज से रिलेट किया, फिर इंटरेस्ट की बात की, एंड देन आई हैव कैलकुलेटेड हाउ मच विल बी द अमाउंट विच विल बी रिसीव्ड बाय दैट ब्रिटानिया ब्रेड्स। अब आपको समझ आ गई, नहीं तो आप कंफ्यूज हो तो सेलर कौन बायर कौन। बेटे मैंने एग्जांपल में ब्रिटानिया ब्रेड्स लिया और मुथू लिया, आपको प्रैक्टिकली पिक्चर बन गई। कैसा लगा ये लेक्चर बेटे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे 25 लेक्चर्स हो गए बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में तो 10 मिनट लगने हैं, सारे क्वेश्चंस मैं करा ही दूंगा 26 लेक्चर में। हॉक के कराने, वाइले के कराने, क्लेम के कराने, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराने, प्रैक्टिस कराने, जैसा बाकी सब में मैंने यूनिट्स में किया, EPQ से कराऊंगा, क्योंकि मैंने ये ठान लिया कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पास कराने वाला हूँ बेटे। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद यूनिट 4 को ऑफिशियली थ्योरी कंक्लूड करने का डिक्लेरेशन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान करे कि आपका मन लगे और जल्दी से आप क्वालिफाइड हो जाएं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड बन जाएं, लाइफ में आगे चलें बेटे। समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कोविड के बाद तो हमें सबको पता ही चल गया। तो आपको समय वेस्ट नहीं करना, इस दुनिया में सबसे महंगी चीज टाइम है। बात समझ रहे हैं? चलिए साथ साथ बोलते हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful।